तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे अल्फा डीके। अल्फा डीके में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है और अल्फा पार्टिकल इमिट करने की वजह से उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो बढ़ जाता है। और जनरली ये कौन से न्यूक्लियस शो करते हैं? जो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे लाई करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ये था आपका ऐसा कुछ आपका स्टेबिलिटी बेल्ट बन रहा था। यहाँ पर आप दिखा रहे थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, यहाँ पर आप दिखा रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ये था आपका स्टेबिलिटी बेल्ट, इस प्रकार से कुछ बन रहा था। ये था आपका z इक्वल टू 20 और ये आपका z इक्वल टू 83 पर आकर के खत्म हो जा रहा था। जो न्यूक्लियसेस इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर लाई कर रहे थे वो सारे के सारे स्टेबल थे। जो न्यूक्लियसेस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर या नीचे लाई कर रहे थे वो क्या थे? वो सारे के सारे अनस्टेबल थे। और अनस्टेबल होने की वजह से उनकी टेंडेंसी क्या होती थी कि कैसे भी करके स्टेबिलिटी को अचीव कर लें। तो उस स्टेबिलिटी को अचीव करने के प्रक्रिया में एक प्रोसेस आया, आपने पढ़ा अल्फा डीके। ये कौन से आपको न्यूक्लियस शो करते हैं? वो न्यूक्लियस शो करते हैं जो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे लाइक करते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है रिक्वायर्ड नंबर से कम होता है। तो अपने रेशियो को बढ़ाने के लिए वो अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। तो नीचे वाले न्यूक्लियस की तो बात हो गई भाई। उन न्यूक्लियसेस का कहा जो इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर लाई करते हैं, मतलब जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा है, वो कैसे स्टेबिलिटी बेल्ट को अचीव करेंगे? तो हेडिंग डालिए बीटा डीके, हेडिंग डालिए बीटा डीके और इसमें लिखिए कि इम्बैलेंस between the nuclear force and electrostatic force, imbalance between the nuclear force and electrostatic force causes the nucleus to be unstable। ठीक है भैया, अगर आपका न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर इंबैलेंस होगा तो आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। और इसी को स्टेबिलिटी को अचीव करने में फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी the nucleus undergoes radioactive decay in which the neutrons convert to proton or the protons convert to neutron. This process is called what? This process is called beta decay, in which beta particles are released। चलो भाई, कहने का मतलब मेरा ये है, पहले समझ लीजिए फिर आराम से लिखिएगा कि एक तो तरीका आपने कल देखा था कि न्यूक्लियस को अगर स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो वो क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा। दूसरा क्या तरीका है कि मान लीजिए आपका अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या रिक्वायर्ड रेशियो से कम है या ज्यादा है, तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट कर जाए, या फिर जो आपका प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर जाए। और जब ऐसा होगा प्रोसेस कि आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बीटा डीके। और जब भी बीटा डीके होता है तो उसमें कुछ बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। एक होता है आपका बीटा माइनस पार्टिकल, एक होता है आपका बीटा प्लस पार्टिकल। तो ये क्या होते हैं बीटा पार्टिकल्स, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारा भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपका रेडियो एक्टिव डीके का जो दूसरा प्रोसेस आप पढ़ने जा रहे हैं, पहला था जिसमें आपका न्यूक्लियस जो था वो आपका अल्फा पार्टिकल इमिट करता था। दूसरा है जिसमें आपका न्यूक्लियस के अंदर जो आपका न्यूट्रॉन है वही प्रोटॉन में कन्वर्ट कर जाएगा, या फिर जो आपका प्रोटॉन है वही न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतना लिखिए।
तो ये समझ में आया बीटा डीके क्या है। बीटा डीके वो प्रोसेस है रेडियो एक्टिव डीके का जिसमें आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है या फिर प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, क्या करता है, इसको डिटेल से भी समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये बीटा पार्टिकल्स जो इस प्रोसेस में बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ बीटा पार्टिकल। टाइप्स ऑफ बीटा पार्टिकल लिखिए टाइप्स ऑफ बीटा पार्टिकल। टाइप्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो बीटा डीके की प्रक्रिया में आपको निकलते हैं। जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन होगा तब निकलेंगे, या फिर जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होगा तब निकलेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बीटा माइनस पार्टिकल, और दूसरा होता है आपका बीटा प्लस। पहला बीटा माइनस, दूसरा बीटा प्लस पार्टिकल। बीटा माइनस पार्टिकल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन ही है जिसको हम बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं। ये बीटा माइनस डीके जब होता है तो आपका इमिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है पता है आपको, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। Q इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1 इंटू 10⁻⁻31 kgs। और जब यही मास इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में कन्वर्ट होता है E इक्वल टू mc² से, तो आपका कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होता है जब एक इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया आपका बीटा माइनस पार्टिकल। बीटा प्लस क्या होता है, ये जस्ट इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट, मतलब इस पर चार्ज कितना होगा, +1 और इसका मास 0। ठीक है, मास मतलब 0, मतलब कहने का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 0। ठीक है ना। दूसरी बात कि आपका इस पर चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जस्ट अपोजिट यानी कि +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास कितना होगा, मास इसका इलेक्ट्रॉन के मास के सेम ही होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और जब ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा E, तो E कितना आ जाएगा आपका, E आ जाएगा आपका 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका नाम हम क्या देते हैं, एक तो नाम इसका हो गया बीटा प्लस पार्टिकल, दूसरा इसका नाम है पॉजिट्रॉन। दूसरा इसका नाम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का जस्ट एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल मतलब इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉन का, मास भी इलेक्ट्रॉन के जितना होगा, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के जितना होगा, बट अपोजिट नेचर का होगा। ठीक है, लिख लीजिए। अब लिखिए टाइप्स ऑफ बीटा डिके। टाइप्स ऑफ बीटा डिके। टाइप्स ऑफ बीटा डिके। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बीटा, पहला होता है बीटा माइनस डिके। पहला प्रकार होता है आपका बीटा माइनस डिके। दूसरा होता है आपका बीटा प्लस डिके। और तीसरा होता है आपका इसका नाम है के कैप्चर। तीसरा होता है आपका के कैप्चर। क्या होता है, तीनों को अब हम बारी बारी से पढ़ने जा रहे हैं कि बीटा माइनस डीके क्या होता है, बीटा प्लस डीके क्या होता है और के कैप्चर क्या होता है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए इसको बना करके, बीटा माइनस डीके। पहला हेडिंग डालिएगा बीटा माइनस डीके। क्या होता है बीटा माइनस डीके, तो बीटा माइनस डीके कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है कि इसमें न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू प्रोटॉन। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्यों कन्वर्ट करेगा। क्यों का जब जवाब मेरे को पता होगा तो आगे चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमने आपको बताया है कि जो न्यूक्लियाइज स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर लाई करते हैं, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा होता है, और इसी वजह से वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो पाते। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि उनका ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो है वो कम हो।
कम कैसे होगा? जब आपका न्यूट्रॉन कम होगा और प्रोटॉन बढ़ेगा। तो इसको कम करने के लिए, फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशियो, जो आपका न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट कर जाता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन यहां से प्रोटॉन में कन्वर्ट कर जाता है और आपका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। जब ये प्रोसेस होगा तो कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा कि मान लीजिए कि ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इस न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर गया। अगर मान लीजिए एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर गया तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? तो प्रोटॉन की संख्या अगर ज्यादा हो गई तो जो आपका डॉटर न्यूक्लियस बना Y बना, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या एक ज्यादा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका Z+1। इसका क्या होगा? मास नंबर का क्या होगा? क्या मास नंबर कम होगा या उतना ही रहेगा? उतना ही इसलिए रहेगा क्योंकि मास नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या बताता है। मतलब मास नंबर जो होता है A, ये आपको बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपको बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अगर आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है तो न्यूट्रॉन एक से कम हो गया और प्रोटॉन एक से बढ़ गया, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो अभी भी सेम है। फर्क बस इतना हुआ कि ये एक इसमें से कन्वर्ट करके इसमें चला गया, तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या तो उतनी ही है। तो मास नंबर अगर आपका पहले A था तो डॉटर न्यूक्लियस का भी मास नंबर क्या होगा? A ही होगा। आया समझ में? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। अच्छा एक बात बताइए, न्यूट्रॉन था आपका न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। आपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब न्यूट्रॉन को एक ऐसे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो न्यूट्रल पार्टिकल जब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं निगेटिव भी तो बना होगा, है कि नहीं? कहीं ना कहीं निगेटिव भी बना होगा। तो निगेटिव चार्ज जो बनता है वही आपका इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एमिट होता है। इस केस में एक इलेक्ट्रॉन आपका जो न्यूट्रॉन बना प्रोटॉन में, वो डॉटर न्यूक्लियस में चला गया, और जो आपका इलेक्ट्रॉन बना न्यूट्रॉन के टूटने की वजह से वो आपका एमिट होता है बीटा माइनस पार्टिकल के फॉर्म में। आया समझ? साथ में क्या होगी? साथ में आपको एनर्जी भी यहां पर रिलीज होगी। एनर्जी क्यों रिलीज होगी भाई? ये सब क्यों हो रहा है? ये सारी प्रक्रियाएं क्यों हो रही हैं? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। मतलब इधर अनस्टेबल पार्टिकल है और इधर आपका स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कम क्यों होगी? क्योंकि जो एनर्जी कम हुई वो एनर्जी यहां पर रिलीज हो गई। आया बात समझ में? साथ में इस केस में एक पार्टिकल और रिलीज होता है। ये क्या होता है, क्यों होता है, अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि बीटा माइनस डीके में जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसमें का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते डॉटर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या एक से बढ़ जाती है, मास नंबर उतना ही होता है, साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और कुछ एनर्जी इमिट होती है। ठीक है, अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे कि यहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ, तो आपका एक न्यूट्रॉन इसमें से निकला जिस पर आपका चार्ज कितना था? 0 था। एक न्यूट्रॉन निकला और ये कन्वर्ट होकर के बना दिया क्या? एक प्रोटॉन। और जब प्रोटॉन बनाया तो साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन भी निकला, राइट, और साथ में आपकी कुछ एनर्जी निकली, और साथ में एक पार्टिकल और निकलेगा जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? तो ये था आपका बीटा माइनस डीके। लिखिए यहां तक, ये था आपका बीटा माइनस डीके, जहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो डॉटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, और क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बना है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल पार्टिकल से बनेगा तो साथ में एक निगेटिव चार्ज भी बनेगा, और वही निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आपका इमिट होता है, साथ में एनर्जी इमिट होती है, और एक पार्टिकल और इमिट होगा जिसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला हेडिंग डालिए बीटा प्लस डीके। अच्छा हाँ, एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा कि ये बीटा माइनस डी के जब भी होगा तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा? कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। तो आपको इसमें लिख लेना है कि इन बाई बीटा माइनस डी के, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि बाई बीटा माइनस डी के की वजह से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशियो डिक्रीजेस। ये क्या होता है? ये डिक्रीज करता है। लिख लीजिए। अगला हेडिंग डाल लीजिए बीटा प्लस डीके।
तो बीटा प्लस डीके में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन। इसमें जो आपका प्रोटॉन जस्ट बीटा माइनस डीके का उल्टा है, वहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, यहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक बात यहीं पर बता दीजिए कि अगर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशियो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन कम हो गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया। तो आप दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए कि इन दिस प्रोसेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है, दिस रेशियो इंक्रीजेस। ठीक है भैया, ये रेशियो इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं कि ये बीटा प्लस डीके होता कैसे है। तो ये मान लीजिए आपका पेरेंट न्यूक्लियस है X, एटॉमिक नंबर इसका Z था, मास नंबर आपका A था। इसका एक प्रोटॉन, आप बोल रहे हो कि बीटा प्लस डीके में इसका एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो जो डॉटर न्यूक्लियस आपका बना वहां प्रोटॉन की संख्या एक से कम हो जाएगी। तो अगर आपका यहां पर Z था, उसमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, तो प्रोटॉन एक से कम हो गया, तो प्रोटॉन एक से कम हो गया, तो ये हो गया आपका Z-1। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या तो उतनी ही रहेगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो नहीं बदलने वाला है। तो ये आपका A पहले था, अभी भी A रहेगा। अच्छा, अब जरा बताइएगा, प्रोटॉन पे था प्लस चार्ज, प्रोटॉन बन गया न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन ने अपना पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया। तो जो पॉजिटिव चार्ज छोड़ा वो कहीं तो गया होगा ना भाई। वही जो पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है प्रोटॉन अपना, वही आपको पॉजिट्रॉन के फॉर्म में यहां पर रिलीज होता है। आया समझ में? साथ में क्या रिलीज होगी? साथ में आपको एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी के साथ एक और पार्टिकल आएगा जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर इफेक्टिव अगर आप देखेंगे कि इफेक्टिव रूप से क्या हो रहा है, तो आपका एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट कर रहा है? एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है। और क्योंकि अपना ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज ही आपको पॉजिट्रॉन के रूप में इमिट हो रहा है। साथ में आपको इमिट हो रही एनर्जी और एक और पार्टिकल जो थोड़ी देर के बाद पिक्चर में आने वाला है। लिख लीजिए बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके क्या है? बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है वो रेशियो आपका बढ़ जाता है, साथ में आपकी एनर्जी भी रिलीज होती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के बीटा डीके, जो कि आपका के कैप्चर, जिसको हमने नाम दिया है कि ये क्या होता है। हेडिंग डालिए, के कैप्चर। के कैप्चर क्या होता है? ये के कैप्चर देखिए, मान लीजिए ये आपका एटम है, एटम के अंदर क्या होगा? एक आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे, और इन ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आपका पहला ऑर्बिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं के शेल, इसके बाद आपका आता है एल, फिर आपका एम, फिर आपका एन। तो न्यूक्लियस में क्या है? आपका न्यूट्रॉन भी है और आपका प्रोटॉन भी है, ठीक है जी। होता यह है कि कैप्चर में कि जो आपका के शेल है, के शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर, वो के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और इसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रॉन बना देता है। आई बात समझ में? के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूक्लियस में बैठा जो आपका प्रोटॉन है उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर जाता है। तो लिखिएगा कि इन के कैप्चर the proton present inside the nucleus. Nucleus captures the electron present in the K shell and reacts with it to form a neutron। और क्योंकि यहां पर भी एक तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहां पर भी आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है यहां पर भी आपका क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लिखिए इतना।
तो के कैप्चर में जो रिएक्शन हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा कि अगर ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है ZA, ये क्या करेगा, इसमें का एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो आपका के शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जो आपका रिजल्ट बनाएगा, जो डॉटर न्यूक्लियस बनाएगा, उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रॉन बना चुका है, तो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या यहां क्या हो जाएगी, Z-1 कम हो जाएगी, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या तो वही रहेगी, क्योंकि जो प्रोटॉन कम हुआ वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है। साथ में आपका क्या रिलीज होगा, आपका एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी के साथ एक पार्टिकल और आएगा जिस पर अब जस्ट हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये रिएक्शन आपका हो रहा है के कैप्चर में, जहां पर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आपका एक न्यूट्रॉन बना रहा है, साथ में आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है और एक पार्टिकल और आने वाला है। यहां पर लिखिए इस रिएक्शन को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर न्यूट्रॉन बनाएगा। हाँ, दोनों रिएक्ट करेगा, न्यूट्रॉन बनाएगा। अब देखिए बहुत देर से तीनों ही केसेस में, बीटा माइनस डीके में भी, बीटा प्लस डीके में भी और के कैप्चर में भी, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं यहां एक पार्टिकल और आएगा और आएगा और आएगा। ये पार्टिकल कौन होगा और क्यों आएगा, अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं, मान लीजिए हम बीटा माइनस डीके के एग्जांपल से समझते हैं कि वो पार्टिकल कौन होगा, कैसे आएगा। तो बीटा माइनस डीके में क्या हो रहा था, आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था। मतलब आपका रिएक्शन ये हो रहा था कि अगर ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है Z और A, तो इसमें से एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, तो डॉटर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ करके आ रही थी और आपका एटॉमिक नंबर वही रह रहा था। साथ में आपका क्या रिलीज हो रहा था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर रिलीज हो रहा था, ठीक है, और आपका एनर्जी रिलीज हो रही थी। और हमने कहा था कि एक पार्टिकल और आने वाला है जिसको हम बात करेंगे कि अब ये क्यों आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पार्टिकल आपको नहीं मिला है, ठीक है। आपका ये रिएक्शन हुआ है जहां आपका पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ है, साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है और आपको एनर्जी मिली है। अब देखिए आरएचएस में, देखिए रिएक्टेंट का जो आपका जो प्रोडक्ट साइड है उसको देखिए, आपको मिली है एनर्जी क्यू। ये एनर्जी क्यू कौन ले जाएगा, ये एनर्जी क्यू जो आपको मिली, ये क्यू एनर्जी कौन ले जाएगा, भाई ये दोनों आपस में मिलकर के बांट लेंगे, यही तो दोनों आपस में मिलकर के। अल्फा डीके में मैंने देखा था कि आपका जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो आपका डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल लेकर के चला जा रहा था। तो यहां पर जो भी आपका एनर्जी रिलीज होगी वो आपका डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। वहां पर कौन ले जा रहा था अल्फा डीके में, डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल और गामा रेस, ये आपका तीन लोग मिलकर के एनर्जी बांट रहे थे। यहां पर कौन बांटेगा एनर्जी, दो लोग हैं तो दो लोग बांटेंगे फिलहाल हम मान ले रहे हैं कि और कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलकर के जो भी आपकी एनर्जी क्यू है, जो भी एनर्जी क्यू है वो कौन कौन ले जाएगा, आपका ले जाएगा डॉटर न्यूक्लियस Y और आपका ले जाएगा इलेक्ट्रॉन जो भी आपका रिलीज हुआ है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, ये Q के बराबर होना चाहिए। बट जब देखा गया प्रैक्टिकली तो पता चला कि इन दोनों का जो एनर्जी का सम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का सम Q से कम आ रहा है। मतलब ये दोनों मिलकर के पूरी एनर्जी को नहीं बांट पा रहे हैं। इन दोनों के अलावा भी कोई है जो एनर्जी का कुछ हिस्सा ले जा रहा है। आ रहा है समझ में? ये दोनों हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई यही दोनों सारी एनर्जी ले जाकर के खत्म कर देंगे, बट हो ये नहीं रहा है। हो ये रहा है कि इन दोनों को एनर्जी जो बांटनी थी वो पूरी तरह से मिलकर के नहीं बांट पा रहे और एनर्जी का कुछ हिस्सा कोई और पार्टिकल लेकर के चला जा रहा है। पहला तो ये एनर्जी इंबैलेंस, पहला आपको देखने को क्या मिल रहा है, पहला आपको देखने को मिल रहा है एनर्जी इंबैलेंस, ठीक है भैया। एनर्जी इंबैलेंस मतलब टोटल एनर्जी क्यू जो है ये दोनों आपस में मिलकर के नहीं बांट पा रहे हैं। दूसरा ये दिक्कत कि मान लीजिए ये आपका था पेरेंट न्यूक्लियस X, जो कि इनिशियली क्या था, इनिशियली आपका रेस्ट में था। अगर रेस्ट में था तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था। इससे क्या बना, इससे बना आपका डॉटर न्यूक्लियस Y और आपका क्या बना, एक इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। आपको पता है कि जो भी इसका मोमेंटम होगा इन दोनों का वो इस तरह से होगा कि आपका नेट इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा अगर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है। तो जो भी आपका फाइनल मोमेंटम होगा इन दोनों का वो कुछ इस तरह से होगा कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 कर देगा, ठीक है।
तो होना यह चाहिए था कि अगर इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में आया तो इसका इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे। होना यह चाहिए था कि दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता, ताकि एक दूसरे को काट करके जीरो कर दे। बट हो नहीं रहा, ये जब देखा गया प्रैक्टिकली तो ये देखने को नहीं मिला। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पता चला कि ये जो आपका वाई है डॉटर न्यूक्लियस, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिससे कि आपका नेट मोमेंटम कट करके इनिशियल मोमेंटम के बराबर जीरो नहीं हो रहा है। मतलब यहां पर भी कोई और पार्टिकल आ रहा है जो मोमेंटम का कुछ हिस्सा लेकर के चला जा रहा है। आई बात समझ में? तो पहला दिक्कत हुआ एनर्जी इंबैलेंस का। दूसरा दिक्कत हुआ आपका कि आपका जो नेट मोमेंटम बैलेंस जब आप करने बैठे, फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से इक्वेट करना आप चाहे तो दिख रहा है कि यार ये दोनों मिलकर के पूरे मोमेंटम को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं। कोई तो तीसरा पार्टिकल है जो मोमेंटम का कुछ हिस्सा ले जा रहा है। ठीक है। तीसरी दिक्कत जो आ रही थी वो आई आपकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम में। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में पहले एक काम करिए, पहले आप इसको लिखिए, ये दोनों को लिखिए, फिर इसको डिटेल में समझाते हैं। तो अभी तक आपने दिक्कत क्या क्या देखी? जब आपने ये इक्वेशन लिखा था तो इस इक्वेशन में दिक्कत क्या आ रहा था कि जो दोनों पार्टिकल्स आपके रिलीज हो रहे थे, डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के पूरी एनर्जी को आपस में नहीं बांट पा रहे थे। एनर्जी का कुछ हिस्सा कोई तो था जो लेकर के चला जा रहा था, जो इन दोनों को नहीं मिल पा रहा था। पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत कि दोनों का मोमेंटम भी जो था वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा था। एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल करता तब इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता, बट दोनों का मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा था। कोई तो था जो मोमेंटम का कुछ हिस्सा इनसे छीन करके ले जा रहा था। दो दिक्कत आई। अब तीसरी बात करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर। हेडिंग डालिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तीसरी दिक्कत जो आ रही थी वो आ रही थी स्पिन एंगुलर मोमेंटम में। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में तीसरी दिक्कत आ रही थी। क्या आ रही थी भैया? दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो आपका पेरेंट न्यूक्लियस था ZA, जिसका एक न्यूट्रॉन बना रहा था, क्या इसका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना रहा था, तो यहां Z+1 हो जा रहा था, यहां पर A था। साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, और आपकी एनर्जी Q रिलीज हो रही है। ठीक है। यहां पर जो रिएक्शन हो रहा था, इफेक्टिव रिएक्शन, वो यही हो रहा था कि आपका एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा था, साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, और आपको कुछ एनर्जी Q मिल जा रही थी। ठीक है। जब देखा गया, जब सबका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया गया, स्पिन एंगुलर, देखो स्पिन कोई भी पार्टिकल दो तरह से स्पिन कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम उनके स्पिन को बताता है कि भाई वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं और उनका एंगुलर मोमेंटम कितना है स्पिन करने का। ठीक है। तो इसका जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया गया, इसका जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि ये +-1/2 इंटू h/2π होना चाहिए। इसका भी एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम +-1/2 इंटू h/2π होना चाहिए, और इसका भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम +-1/2 इंटू h/2π होना चाहिए। तो +-1/2 इंटू h/2 को हम क्या लिख सकते हैं? +-h/4π लिख सकते हैं ना। इसको भी हम लिख सकते हैं +-h/4π, इसको भी हम लिख सकते हैं +-h/4π। करेक्ट। इसका मैक्सिमम स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो सकता है? +h/4π मैक्सिमम। ठीक है। और मिनिमम क्या होगा? -h/4π। इसका मैक्सिमम क्या होगा? +h/4π, मिनिमम क्या होगा? -h/4π। इसका भी +h/4π और इसका भी क्या? -h/4π। ठीक है। जब आपका ये रिएक्शन हो रहा है तो जो आपका रिएक्टेंट का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए ना भाई। तो अगर मान लीजिए कि इसका हम मैक्सिमम लेते हैं h/4π और इसका भी मैक्सिमम लेते हैं h/4π, तो अगर h/4π और h/4π को हम ऐड करेंगे तो कितना बना देगा? ये बना देगा h/2π। h/4π प्लस h/4π मतलब 2 इंटू h/4π कितना बना देगा? h/2π। तो इसका जो मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो h/2π आ रहा है, बट यहां पर आपका कितना आ रहा है? h/4π। इसका मैक्सिमम h/4π, इसका मैक्सिमम h/2π, दोनों मैच नहीं कर रहा है। अगर हम इसका मिनिमम को ले लेते हैं -h/4π और -h/4π, तो ये कितना हो जाएगा? ये -h/2π बनाएगा।
और इसका कितना है -h/4π, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये प्लस और ये माइनस, इसका +h/4π ले लेते हैं, इसका -h/4π ले लेते हैं, दोनों कैंसिल करके 0 बना देगा और यहां पर 0 आ ही नहीं रहा है। तो आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी जो बन रहा है वो एक दूसरे का स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ये लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं। रिएक्टेंट का स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोडक्ट के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को मैच नहीं कर पा रहा है। माने ये दोनों पार्टिकल्स मिलकर के, जो डॉटर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर के इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम को मैच नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई तो यहां पर भी तीसरा पार्टिकल है जो इस इंबैलेंस को क्रिएट कर रहा है। आया समझ में? तो पहला दिक्कत आया आपका एनर्जी इंबैलेंस से, दूसरा दिक्कत आया कि आपका मोमेंटम भी इंबैलेंस हो रहा है, और तीसरा दिक्कत कि आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बराबर नहीं हो पा रहा है। ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों ने मजबूर कर दिया साइंटिस्ट को इस बात पर सहमति बनाने के लिए कि भाई यहां पर कोई तो और है, कोई तो और पार्टिकल है जो रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी का कुछ हिस्सा ले जा रहा है, जो मोमेंटम का भी कुछ हिस्सा ले जा रहा है, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी कुछ हिस्सा लेकर के चला जा रहा है। आई बात समझ में? यहां तक लिखिए। तो देखा यह गया कि जब आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं और यहां पर किसी और पार्टिकल को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो पता ये चला कि ये जो आपके डॉटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर के ना तो एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना मोमेंटम को बैलेंस कर पा रहे हैं, ना ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस कर पा रहे हैं। तब आए आपके पॉली साहब, पॉली जिनका आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पॉली आते हैं और पॉली अपना हाइपोथेसिस देते हैं। पॉलीज हाइपोथेसिस, और ये अपने हाइपोथेसिस में कहते हैं कि along with electron in beta minus decay, and an antineutrino, इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। an antineutrino is released and along with positron in beta plus decay, along with positron in beta plus decay, a neutrino is released। ठीक है, क्या ऐसा इनमें दोनों में अंतर क्या होता है? both these particles मतलब एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो की बात की जा रही है। both these particles are similar to each other with just one difference that their spin angular momentum is opposite to each other। मतलब पॉली साहब ने कहा कि भाई साहब बीटा माइनस डीके में आपका इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज हो रहा है। मतलब इन्होंने एक नए पार्टिकल की बात करी कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज हो रहा है, और बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो रिलीज होगा। और जब हम इस पार्टिकल को कंसिडर कर लेंगे तब हमारा एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगा, मोमेंटम भी बैलेंस हो जाएगा, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बैलेंस हो जाएगा। लिखिए यहां तक। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि ये क्या होते हैं। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ये क्या होते हैं? पहली बात तो ये है कि ये चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी बात कि लाइक फोटॉन्स की ही तरह, they are energy packets। और तीसरी बात कि इनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो इनका होता है
वो होता है आपका प्लस माइनस 1/2 इंटू एच बाई प्लस माइनस 1/2 इंटू एच बाई 2 पाई। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल होने जिनमें ना तो चार्ज होता है ना ही इनका मास होता है। फोटोन की ही तरह एनर्जी के पैकेट्स की तरह बिहेव करते हैं और इनका स्पिन एंगल और मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट होता है। कितना होता है? प्लस माइनस 1/2 इंटू एच बाई 2 पाई। लिख लीजिए इसको, हेडिंग डाल लीजिए, मास डिफेक्ट इन बीटा डीके। मास डिफेक्ट इन बीटा डीके, जिसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसके लिए? बीटा माइनस डीके के लिए। सबसे पहले बीटा माइनस डीके के लिए हम लोग मास डिफेक्ट निकालने जा रहे हैं। तो बीटा माइनस डीके क्या होता है? तो बीटा माइनस डीके में आपका एक न्यूट्रॉन जो है, आपका एक न्यूट्रॉन क्या करता है? एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर जाता है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर जाता है। साथ में रिलीज होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन और आपका कुछ एनर्जी और आपका एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी आपका रिलीज होता है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं सर कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। ये एनर्जी क्यों रिलीज हो रहा है? एनर्जी रिलीज इसलिए होता है कि जब हमने मास को मेजर किया तो पता चला कि रिएक्टेंट का जितना मास था प्रोडक्ट साइड में आपको उससे कम मास मिला, और जितना मास कम हुआ उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, और वही मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आपको निकालना है कि कितना एनर्जी मिल रहा है तो आपको मेजर करना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना मास का डिफेक्ट आया है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मास डिफेक्ट डेल्टा एम यहाँ पर कितना है। तो डेल्टा एम क्या होगा? मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वाई प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक्स के न्यूक्लियस के मास में से डॉटर न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास को हटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना मास डिफेक्ट आया है। तो हमने लिखा mx माइनस my प्लस me। इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे? एक्स का एटॉमिक मास लीजिए और उसमें से एक्स के एटम के मास में से जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास को हटा दीजिएगा तो आपको एक्स के न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। तो एक्स के एटम के मास में से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सारे जेड इलेक्ट्रॉन्स के मास को हमने इसमें से क्या कर दिया? घटा दिया। इधर सेम चीज वाई का न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए करेंगे। वाई के एटम के मास में से जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? जेड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जेड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स के मास को इनमें से घटा दीजिए। आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि वाई का न्यूक्लियस का मास कितना है, प्लस यहां पर क्या है? एक आपका इलेक्ट्रॉन का भी मास है। अब आपका इक्वेशन बन चुका है, बस आपको ब्रैकेट को तोड़ना है। तोड़ दीजिए ब्रैकेट को। तो mx माइनस जेड me, यहां पर आपका ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस my। अब देखो z इंटू me माइनस के साथ और ये माइनस इसके साथ मिलकर के क्या बना देगा? प्लस जेड me। ये आपका प्लस me और ये माइनस के साथ माइनस me और माइनस माइनस मिलकर के प्लस me। तो प्लस me और यहां प्लस और माइनस मिलकर के माइनस me। ठीक है जी। अब प्लस me माइनस me कैंसिल आउट हो गया, माइनस जेड me प्लस जेड me कैंसिल आउट हो गया। तो आपका मास डिफेक्ट इन केस ऑफ बीटा माइनस डी के क्या फॉर्मूला कितना आ गया? m ऑफ x माइनस m ऑफ y, जहां mx क्या है? मास ऑफ द एटम ऑफ x, my क्या है? मास ऑफ द एटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस y। ये इस फॉर्मूले को लिखिए। अब यहां से जब आपको एनर्जी निकालने बोली जाएगी तो आप क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। और जब आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? डेल्टा m को 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको Q जो वैल्यू है, Q का जो वैल्यू है वो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपको मिल जाएगा। लिख लीजिए। अच्छा, किसी को ये तो डाउट नहीं आ रहा है ना कि यहां पर हमने ये जो एंटी न्यूट्रिनो निकला है इसका मास कंसिडर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि तो मासलेस पार्टिकल है। हाँ, चार्जलेस एंड मासलेस, तो यहां पर इसका मास आएगा ही नहीं। जो आएगा आपका डॉटर न्यूक्लियस का आएगा और इलेक्ट्रॉन का आएगा। सर वो mx क्या थी? छोटा वाला है बड़ा वाला? छोटा वाला। ये आपको बता रहा है मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स। यहां पर लिख लीजिए स्मॉल mx। जब भी हम लिख रहे हैं इसका मतलब बता रहा है ये मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स। और जब आप कैपिटल mx लिख रहे हैं तो ये आपको बता रहा है मास ऑफ एटम ऑफ एक्स। और एक्स के एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को आप माइनस करेंगे तो आपके न्यूक्लियस का मास आएगा। सेम आपका स्मॉल my क्या बताएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y। और कैपिटल My क्या बताएगा? मास ऑफ एटम ऑफ y।
नहीं, ये सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं रखे हैं। ये जब आप वैल्यू रखें, जब आप डेल्टा एम मान लीजिए, आप डेल्टा एम निकालें, ठीक है, डेल्टा एम आपका जो आएगा वो आपका एएमयू में आएगा, ठीक है ना। और एएमयू को अगर आपको कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो एएमयू में अगर आप मास लिख रहे हैं ना, तो इसको आप 931.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। क्यों आता है? इसका भी रीजन है कि अगर आप 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो आपका आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आ रहा है 931.5। तो अगर आप डेल्टा MMU को कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। अगर आप सी स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालने जाएंगे तो आपको मास को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सी को 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, तो वहां से जो आपका एनर्जी आएगा वो आपका जूल्स में आएगा, ठीक है। बट अगर आप जब यहां पर आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो यहां तो मास बहुत छोटे होते हैं, केजी में तो होते नहीं है, ये तो एटॉमिक मास यूनिट में होते हैं। तो जब एटॉमिक मास यूनिट में आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालेंगे 931.5 से मल्टीप्लाई करके। न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगा। इससे डायरेक्ट हाँ, अगला लिखिए मास डिफेक्ट इन बीटा प्लस डीके। मास डिफेक्ट इन बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है? बीटा प्लस डीके में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये आपका मान लीजिए पेरेंट न्यूक्लियस है Za, इसका एक प्रोटॉन क्या करेगा? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो डॉटर न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन एक कम हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स की संख्या वही रहेगी। प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया है तो पॉजिटिव चार्ज जो है आपका पॉजिट्रॉन के फॉर्म में आपका रिलीज होगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी, और पॉजिट्रॉन के साथ साथ आपका एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी आपका रिलीज होता है। तो यहां पर जब आप डेल्टा एम निकालने जाएंगे, डेल्टा एम, तो यहां पर क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वाई प्लस मास ऑफ द पॉजिट्रॉन, ठीक है। सेम चीज जो पिछले केस में किए हैं, ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ एटम ऑफ एक्स। अब एक्स के एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास घटा दीजिए तो माइनस जेड इंटू एमई, ठीक है, माइनस मास ऑफ एटम ऑफ वाई, माइनस मास ऑफ एटम ऑफ वाई, माइनस इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास को घटा दीजिए तो ये आपको पता चल जाएगा वाई के न्यूक्लियस का मास प्लस आपका मास ऑफ यहां पर इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है जी। अब ब्रैकेट को बस आपको तोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? mx माइनस ZME माइनस my, और यहां देखो ZME माइनस के साथ आएगा और ये माइनस और माइनस बन के प्लस हो गया, तो प्लस ZME। यहां देखो माइनस और माइनस प्लस ME, और प्लस और माइनस मतलब माइनस ME, और यहां पर प्लस और यहां पर माइनस मतलब ये भी आपका माइनस ME, ठीक है। अब देखिए माइनस ZME और प्लस ZME कैंसिल हो गया, तो आपका डेल्टा M कितना आया? आपका डेल्टा M इस केस में आया mx माइनस my माइनस 2me, ये हो गया आपका इन केस ऑफ बीटा प्लस डीके। इसी डेल्टा m को आप जब 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एनर्जी का वैल्यू इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब लास्ट लिखिए मास डिफेक्ट इन केस ऑफ के कैप्चर। लास्ट निकालने जा रहे हैं हम लोग मास डिफेक्ट इन केस ऑफ के कैप्चर। इन केस ऑफ के कैप्चर, तो के कैप्चर में क्या होता है? आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है Za, इससे क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन के शेल से कैप्चर कर करके उसके इसके साथ रिएक्ट करके, इसका जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक न्यूट्रॉन बनाएगा। तो जो डॉटर न्यूक्लियस आएगा उसमें एक प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, न्यूक्लियॉन्स की संख्या वही रहेगी, साथ में आपको एनर्जी रिलीज होगा और साथ में यहां पर भी आपको न्यूट्रिनो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर जब आप मास डिफेक्ट निकालने जाएंगे डेल्टा एम, जब आप यहां पर मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकालने जाएंगे तो ये कितना आएगा? यह आएगा आपका m ऑफ x प्लस m ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस y। अब m ऑफ x क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ x। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x कैसे आएगा? मास ऑफ एटम ऑफ x में से सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास को आप घटा दीजिए तो मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x आ जाएगा, प्लस क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y। मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y कैसे आएगा? मास ऑफ एटम ऑफ y में से सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास को आप घटा देंगे तो आपको मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y पता चल जाएगा। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? ये m ऑफ x माइनस z ऑफ me प्लस m ऑफ me माइनस m ऑफ y, और ये आपका माइनस, ये आपका ZME बनेगा माइनस के साथ, और माइनस प्लस, तो प्लस ZME, और ये आपका बनेगा माइनस माइनस प्लस ME और प्लस ME और माइनस ME, तो ये हो गया आपका माइनस ME। अब देखिए प्लस ME और माइनस ME कैंसिल हो गया, माइनस ZME और प्लस ZME कैंसिल हो गया, तो आपका मास डिफेक्ट इन केस ऑफ के कैप्चर आ गया कितना? mx माइनस
my, जहां पर mx क्या है, मास ऑफ एटम ऑफ x, my क्या है, मास ऑफ एटम ऑफ y। किसी मास डिफेक्ट को आप 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एनर्जी रिलीज आ जाएगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लिख लीजिए। आज कोई भी टॉपिक जो पढ़ा है उसमें कहीं किसी को डाउट तो नहीं है, सब कुछ समझ में आया? तो चलिए इसके आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।